जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। आज से हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु का नया वाला आया है उसका सेट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये सीरीज बाय सीरीज होगा जिसमें आज हम लोग पहला सेट अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज सेट 1 को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्यू राजधानी है। क्यू कहाँ की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा क्यू यूक्रेन की राजधानी है। इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, नीचे जो डिस्कशन दिया हुआ है इसका। इसमें क्यू यूक्रेन की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा रिवनिया है, यहाँ की मुद्रा रिवनिया है। और आगे देखते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब इसमें देखते हैं मुद्रा इन देशों का मुद्रा देखते हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। स्पेन का मुद्रा पेसेटा है। रोमानिया का मुद्रा लीव है। और हंगरी का मुद्रा फ्लोरिंट है। हंगरी का मुद्रा फ्लोरिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर में एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना होती है। लगभग 1.8 गुनी होती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता। तब आकाश का रंग कैसा हो जाता? तब आकाश का रंग काला प्रतीत होता। लाल रंग कुहरे या धुएं से बने कम प्रकीर्णित होता है। धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई पड़ता है। अतः खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? तो ये इसका आंसर होगा ये सुमेध जातियों के उदाहरण है। देखते हैं आईयूसीएन के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों के उदाहरण है। सुमेध जाति क्या होता है? सुमेध का मतलब होता है जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो। यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी, 10 वर्षों में कितना 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आती है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में है
इसमें कौन कौन से हैं? तेंदुआ है, एक सींग वाला गैंडा है, चित्ता है, चार सींग वाला मृग है, भारतीय वाइसन है, समुद्री गाय है, स्लोथ भालू है। संकटग्रस्त, ऐसी प्रजातियां का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर जिसको मकाक बंदर भी कहते हैं, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पंडा, पेंगोलिन। विलुप्त क्या होता है? जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवास में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे में डोडो मॉरिशस, स्टीलर सी काऊ रूस, थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, तथा अफ्रीका के शेर की 3 उपप्रजाति बाली नामन कैस्पियन। दुर्लभ प्रजातियां किसको कहेंगे? संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। हम्बोसिया डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे प्रमुख जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास, इसको संरक्षण करने के लिए प्रयास किया गया है। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। इसके तहत भारत सरकार द्वारा बाघ संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। दूसरा आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आया था 1992 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसके उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। तीसरा है हंगुल परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार IUCN WWF ने मिलकर 1970 में, कब? 1970 में लाया था। 1970 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण हेतु 1974 में, कब? 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में आया था। FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना 1987 में आया था। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में, कब? 2006 में एक समझौता हुआ था, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए SAVE, इसका फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक कौन सी दवा है? पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली यही डाइक्लोफेनाक दवा से ही होती है। सत्ता है कि हिम तेंदुआ परियोजना कब आया था? 2009 में प्रारंभ किया गया इसके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून
खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक से। इसका आंसर होगा सोलर सेल किससे बने होते हैं? अर्धचालक से। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से कौन सी संधि पाई जाती है? इसमें पीएन संधि पाई जाती है, जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए कौन सी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी में देखते हैं, प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिसे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर होल को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसको अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में है सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो वो था ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, ये मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल था। ठीक, इसका द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र। कौन सा? मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना उसको मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक या म्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में नैनी को भी बताता है, से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? बध्वागम का बधु प्लस आगम, ऑप्शन बी ये सही है। इसमें देखते हैं, बधु आगम सही है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। प्रश्नानुसार बध्वागम शब्द का सही संधि विच्छेद बधु प्लस आगम होगा। बध्वागम यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं, वृद्ध स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यण संधि के उदाहरण है। यण संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं?
अति प्लस अधिक अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अक्ष स्वच्छ, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। यण संधि, यण संधि किसको कहेंगे? जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री के जगह पर क्रमशः क्या क्या हो जाएगा? य व र हो जाता है। जैसे बधु प्लस आगम बधवागम, बधु में से ऊ आया है और आगम में से आ आया है, जिसको मिलकर वा बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सु प्लस अक्ष स्वच्छ, इति प्लस आदि इत्यादि, पितृ प्लस इच्छा पितृक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैथ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? इसका आंसर होगा 1968। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आदिवासी समूह से। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें अनेक व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। कितने? 75। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों का कम विकसित है उनको बनाया था। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी रख दिया। कब? 2006 में नाम बदलकर पीवीटीजी रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका आंसर होगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष नीति में निजी क्षेत्र को भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1960 को। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1960 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका आंसर है कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। बास्केटबॉल जो खेल है इसका आविष्कार जेम्स स्मिथ 1891 में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में। ये फीबा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा बी, सैनिकों को अनुदान।
विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान को अमरम कहा जाता था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व तो नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। देखते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। इसका अनुच्छेद है 85, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी, जिसका ऊंचाई है 2695, प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यही क्वेश्चन कर देगा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा दूसरा चोटी पूछेगा तो वो होगा डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई 2637 होता है। इसका ऊंचाई 2637 होता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? मनुष्य के नेत्र में पुतली का जो नियंत्रण करेगा वो है परितारिका। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका, जिसको आइरिस भी कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, ध्यान दीजिएगा, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा, इसको ध्यान से देखिएगा, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया और आँख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसको नेत्रोद कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरता है जिसको कचाप द्रव कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। क्षण कोशिकाएं जो कोशिका की तीव्रता की प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आंखों के रेटिना में क्षण कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? वो होगा गुणोत्तर माध्य। इसका आंसर होगा गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकी माप हैं। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, 5वां है हरात्मक माध्य। उपर्युक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किसी स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। अतः सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य, अब अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? इसका आंसर होगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो वह है कुमायूं हिमालय। इसका आंसर होगा सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? कुमायूं हिमालय पड़ता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुर्रार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का 4 पारदर्शिक विभाजन किए थे। ये 4 पारदर्शिक विभाजन किए थे कौन कौन से? तो पंजाब हिमालय जिसका लंबाई 560 किलोमीटर है, इसका लंबाई 560 किलोमीटर है, जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य बना हुआ है, जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य बना हुआ है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर जो सतलज एवं काली नदियों के मध्य बना हुआ है, जो सतलज एवं काली नदियों के मध्य बना हुआ है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर जो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य बना हुआ है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर जो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य बना हुआ है। वहीं असम हिमालय 720 किलोमीटर जो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य बना हुआ है। असम हिमालय 720 किलोमीटर जो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। उदारीकरण कहलाता है, यह कहलाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। अब इसमें देखते हैं उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रकों के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण। किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में जोड़ने की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे राजा राम मोहन राय। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तो जिसको तोहफात उल मुआहिदीन भी नाम से पुस्तक राजा राम मोहन राय किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी भी हैं, वो हैं विनोद चंद्रन है। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन है, जिसकी नियुक्ति किया गया है। इन कब से हैं? 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, यह क्या है? बिपरजॉय एक चक्रवात है। बिपरजॉय इसका आंसर होगा चक्रवात है। खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण कौन किया था? बांग्लादेश किया था। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो वो होगा कहलगांव। कहलगांव महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहलगांव कहाँ है? ये बिहार में है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, यह भागलपुर बिहार में। कहलगांव भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? इसका आंसर होगा 1
एक छठा भाग, एक छठवां भाग होता है किसी वस्तु का चंद्रमा पर, पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है। पृथ्वी का जी का मान का कितना? 1/6 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24 है। चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.36 × 10⁻22 है। पृथ्वी का त्रिज्या है 6.37 × 10⁻6 और चंद्रमा का त्रिज्या है 1.74 × 10⁻6, 1.74 × 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 + 100 यानी 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट जब वृद्धि होता है तब इसकी क्या होती है? तरलता घट जाती है, तब तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर पर प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव। रिवर्स रेपो दर में जब वृद्धि होता है तब क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी में कमी होती है। बाजार में तरलता की कमी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होती है। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होती है। मुद्रास्फीति नियंत्रण अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाती है। गागर में सागर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना होगा। अन्य विकल्प असंगत है। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के आधार पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो मुहावरा कहलाता है। एग्जाम्पल है कुछ देख लेते हैं। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अक लेके घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्न में से किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्न में से नर्मदा नदी से है। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात किसको कहेंगे? जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के रूप में ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची, नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। दुग्धधारा और कपिलधारा कौन कौन से? दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी, कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे स्थित हैं।
दूधधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार को, ये मैथ है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद। अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा बहुब्रीहि समास है, चौथा द्विगु समास है, पांचवा द्वंद्व समास है और छठा कर्मधारय समास है। छठा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक, इस समास का जब विग्रह करेंगे हम लोग तो कारक प्रकट होगा, तब कारक प्रकट होगा। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने से प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ, अतः यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिनेमेटोग्राफ एक संशोधन है। यह विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पायरेटेड फिल्मों कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा किसने किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। अनुराग ठाकुर उस समय थे, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, कांच पर नक्काशी करने के लिए भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण CaF2+ H2SO4 के साथ 200 से 250 डिग्री पे फ्लूओस्पार देंगे तो CaSO4+ 2HF बनेगा। HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन होता है। इस कारण इसके क्वथनांक एवं गलनांक के मान असामान्यतः उच्च पाया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे प्रदर्शित किया गया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निर्मल कैसा अम्ल है? निर्बल अम्ल है, जो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग दिया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के दुर्बल अम्ल होने का कारण फ्लोरीन आयन के साथ H3O+ का हाइड्रोजन आबंध बनाता है। H3O+ का हाइड्रोजन आबंध बनाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का गलनांक कितना होता है? 190, क्वथनांक 193 होता है और हाइड्रोजन से किसी वस्तु की दूरी होती है 91.7, pKa 3.2। हाइड्रोहेलिक अम्लों में से हाइड्रोजन फ्लोराइड संक्षारक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड किसके साथ? कांच के साथ अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग कांच के निक्षारण एवं टीबी नली के लिए कांच के सेल में निर्माण में होता है। कांच के सेल के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह की कपड़े पहनने का निर्णय लिया? किस तरह की कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा काठियावाड़ी किसान की तरह। काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, काठियावाड़ी किसान की तरह। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 से ये इन्होंने उन छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था फीफ। फीफ कहलाता था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको फीफ कहलाती थी, वो फीफ कहलाती थी। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका आंसर होगा आश्रित जल। आश्रित जल कोई मिश्रण नहीं है, ये बहुत शुद्ध होता है, ये एकदम शुद्ध होता है। आश्रित जल मिश्रण नहीं है, से सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक होता है। आश्रित जल एक H2O यानी यौगिक होता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, अशुद्ध जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई। ऑस्ट्रेलियन जो राजकुमार थे वो फर्डिनेंड की हत्या हो गई। ये कब हुई थी? 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को। इस घटना को सेरोजोआ हत्याकांड, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? सेरोजोआ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन हुआ था 1999 में। G20 का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में कितने देश हैं? 19 देश। G20 में 19 देश। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर 21 सदस्य हो जाएंगे। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर 21 हो जाएंगे। G20 में कौन कौन से सदस्य थोड़ा देख लेते हैं। तो G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ को कब शामिल किया गया? 2023 में। 2023 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? पादप में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। गुड़हल तथा सरसों होता है। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होता है, जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुआ।
पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प जो है एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। यह डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प के पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग जो कि नर जननांग अंग है और चौथा है जयांग जो कि मादा जननांग अंग है। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जयांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका आंसर होगा टेनिस। इसका आंसर होगा टेनिस। सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? इसका आंसर होगा पुर्तगाल ने भौगोलिक अनुसंधान में यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया, पुर्तगाल ने। आगे देखते हैं। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली जो कि व्यापारी था, इसके द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु है। कब किया गया इसका खोज? 1488 में। किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत स्पेन का खोज किया गया। किसके द्वारा? कोलंबस द्वारा। कब किया गया? 1492 में। कोलंबस द्वारा स्पेन का खोज 1492 में किया गया। कोलंबस जो था वो स्पेन का था। 1492 में किस चीज़ का खोज किया? अमेरिका का खोज किया। तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, जो 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका आंसर होगा 1/3। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। अभी भी देखें तो विधान परिषद हमारे देश में 6 राज्यों में उपस्थित है। कहाँ? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में उपस्थित है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान कितना होता है? जो बड़ा जी कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस जी को जो कैपिटल जी है इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान
के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी में देखते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश, प्रसिद्ध वैज्ञानिक किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ज्ञात किया था। इसका विमीय सूत्र m-1 l + l³ और t-2 होता है। जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है। जो कैपिटल जी होता है उसका मान सभी स्थानों पर 1 होता है। यह एक सदिश राशि है। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने 1686 में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F = G × m1m2/r², जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 दो पिंडों की अलग अलग द्रव्यमान और r दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता से। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण किए? इसका आंसर होगा 7 साल। इसका आंसर क्या होगा? 7 साल पूर्ण किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामी मरुस्थल कहाँ है? नामी मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है अफ्रीका में। नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो उस समय थे पीके श्रीवास्तव थे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था होती है। संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 में केंद्रीय सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति जब सुनिएगा तो वहाँ पे 1/10 जरूर याद करिएगा एक बार। इसका आंसर होगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्याओं का 1/10। देखते हैं इसका। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा
वित्त मंत्रालय भारत सरकार। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्र में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उनको हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। इसको देखते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सोख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो ये है एससी के लिए है, ये एससी के लिए है। कौन से विद्यार्थियों के लिए है? ये एससी विद्यार्थियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है। इसको देखते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति जो एससी शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 में चल रही है। इसे 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो बीएसएनएल जो है बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी नहीं है। बीएसएनएल भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट ये सभी भारतीय कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय निगम हैं। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियाँ हैं जो अपने देश के साथ अन्य देश में भी कार्य करती हैं और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की किस एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल
जो कि अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है संबंधित हिमाचल प्रदेश से। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं ये समृद्ध को समरूप भी कहा जाता है या फिर एनालॉगस भी कहा जाता है, एनालॉगस भी कहा जाता है। देखते हैं इसका, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समृद्ध अंग हैं। समृद्ध जिसको समरूप अंग भी कहा जाता है। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं होती है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास भूस्तरी आदि। अवशेषी अंग किसको कहेंगे? अवशेषी अंगों को मानव पौधों तथा जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अक्लदाड़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ICS अधिकारी AO ह्यूम थे। इनके द्वारा दिसंबर 1985 में इसका गठन किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव AO ह्यूम थे। सचिव कौन थे? AO ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, E20 क्या है? E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल, इसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। ये पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणविक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में
किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह रंगहीन तथा गंधनहीन, यह रंगहीन भी है और गंधहीन भी गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन तत्व पाइप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। मैंगनीज, पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। फास्फोरस, यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक, इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। सल्फर, यह तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। यह दलहनी फसलों के जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम, पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों में अंगमारी हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम, यह एक डीएनए तथा आरएनए की प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। लोहा, यह तत्व पौधों के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ध्यान देंगे, क्लोरोसिस रोग होता है। पौधों में लोहा की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। बोरॉन, यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधों में सूट टिप नष्ट हो जाते हैं। बोरॉन की कमी से पौधों में सूट टिप नष्ट हो जाते हैं। मोलिब्डेनम, यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में व्हीपटेल रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है तथा भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? शॉन कॉनरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? इसका आंसर होगा 124, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है।
इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2023 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग। यही 2024 का पूछेगा तो KKR था और रनर था SHR सनराइजर हैदराबाद 2024 में। आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग CSK है। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन को हराकर 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका ट्रांसलेशन करना है। इसका ट्रांसलेशन होगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसका आंसर होगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। बड़े पैमाने के जो सर्वेक्षण होते हैं वो NSSO करता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताओं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में महान्यायवादी भी कहते हैं। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVS 01 एक क्या है? NVS 01 एक उपग्रह है। NVS 01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS 01 उपग्रह को GSLV F12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ये है, इसका आंसर होगा यशवंत व्यास के द्वारा ये संकलित किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया था। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1926 में किया था। इनके दो सहयोगी संस्थापक कौन कौन थे? छबीला दास और यशपाल थे। इनके दो सहयोगी संस्थापक सदस्य थे, छबीला दास और यशपाल थे। इंग्लिश है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही खाली स्थान हार्ड वर्क। इसका आंसर होगा वर्कड। इसका आंसर क्या होगा? वर्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग करता है। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक के प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात सूचकांक तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के स्थान पर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और इतना 76.36 अंक के स्थान पर कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ताप मापन के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस पर जो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क है, इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसको फुमदी कहा जाता है, स्थानीय भाषा फुमदी कहा जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। इसका आंसर होगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी पर आधारित है। आप लोग फिगर में देखकर समझ सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, बायां हाथ का नियम, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। आप लोग फिगर में देख इसको समझ सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करेंट, वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है वो दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर, पहला अंतर है इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, लेकिन इस धारा का परिमाण, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट धारा का दूसरा है, इसे एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा में इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा व्यय होता है। दिष्ट धारा में तीसरा है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, और प्रत्यावर्ती धारा में तीसरा है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दिष्ट धारा में चौथा है कि इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनरेगा जो कब लागू किया गया था? भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, लेकिन जो 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर इसको मनरेगा कर दिया गया है। कब से बदला गया है? 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर इसको मनरेगा कर दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए
पेसमेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर होगा ही इज़ कॉल्ड ए पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। आँख और ऑन्कोलॉजी किसको कहते हैं? चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दांत की संरचना, विकास और बीमारियों या असामान्यताओं के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आँख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ओटोरहिनरोलॉजी इसमें ईएनटी का मतलब होता है नाक, कान और गला के रोग का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पादपों का आकारीय संरचना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोरंटोलॉजी कहलाता है। शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित एकल संरचना एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा ये खत्म नहीं हो सकता। खनिज पदार्थ कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये बात गलत है। ये खनिज पदार्थों में नहीं पाया जाता है। एक ना एक दिन तो खनिज पदार्थों को खत्म होना ही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकते, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है, ये इसका क्षय होता है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियाँ पर बक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। अहमदनगर में कहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु होती है? अहमदनगर में। उनकी शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ वह प्रसिद्ध सूफी संत शेख बहारुद्दीन के मकबरे के चहर दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 हुआ था। उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? ये इसका आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, एमएसपी कहा जाता है। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में दो बार आता है एमएसपी। ये किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। इसका आंसर होगा परासरण। जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण जिसको ओस्मोसिस कहा जाता है। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण हैं, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है।
पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में प्रासरण की मुख्य भूमिका होती है। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। विसरण, विसरण किसको कहेंगे? द्रव, गैस तथा विलेय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कराते हैं। विसरण में द्रव, गैस और विलेय के अणुओं का विसरण के उदाहरण है। विसरण द्वारा गैसों O2 या CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक का जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। नेक्स्ट है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा तनिक भी चतुराई, तनिक भी चतुराई। नेकु का मीन्स होता है तनिक, थोड़ा कम, अल्प। सयानप का मतलब होता है चतुराई। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपर्युक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है, जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। खाली स्थान, दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका आंसर होगा हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइलवर पुल पर स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 में, परिचालन इसका 1862 में 6 साल बाद होता है। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। IPL 2023 में RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? फाफ डी डुप्लेसिस। IPL 2023 में RCB का कप्तान फाफ डी डुप्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व RCB कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डी डुप्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो RCB के नए कप्तान होंगे। फाफ डी डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2023 IPL का 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम CSK 5वीं बार तथा उपविजेता गुजरात टाइटंस, और 2024 का 17वां संस्करण था, जिसमें जीता था कोलकाता जीता हुआ था। विनर था कोलकाता और रनर था सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो आरंभ किए थे सारनाथ से, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? वो दिए थे श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला जिसको वर्तमान में बोध गया से सारनाथ आए। यहाँ पर पांच ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाय।